तो मित्रों अपन बात करते हैं लैब असिस्टेंट के सिलेबस की। सिलेबस के अंदर पार्ट 2 दिए हैं, बॉटनी का अलग दिया है और जूलॉजी का अलग दिया है। काफी लंबा सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री की तुलना में। 8 और 8 16 यूनिट हो गई। देख लो आप, फर्स्ट में 8 है और सेकंड में भी 8 है, 16 यूनिट हो गई ना। तो बायो का पार्ट ज्यादा है सिलेबस की वजह से, देख लो। और मित्रों 2 पेपर अब तक हुए हैं लैब असिस्टेंट के, 2 बार भर्ती आई है अब तक राजस्थान के अंदर। पहली बार जब भर्ती आई थी तब जो अपने 100 क्वेश्चन थे मित्रों, उसमें से लगभग 40 क्वेश्चन बायो के थे और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे और 30 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, ठीक है ना। और सेकंड जो पेपर हुआ था उसके दौरान उन्होंने 35-35 सबके कर दिए। तो मित्रों किसके कितने क्वेश्चन आए, अगर हम दोनों पेपर को देखा जाए तो थोड़ा सा समस्या उत्पन्न करने वाली बात है। बट अकॉर्डिंग सिलेबस देखें तो ये होना चाहिए आधे बायो के और आधे फिजिक्स केमिस्ट्री के। अब ये कितने आते हैं दोनों पेपर से तो अपन कंफ्यूजन वाला, लेकिन हम लोगों को सभी पार्ट ऐसे तैयार करने हैं कि कोई भी प्रश्न आ जाए अपना सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे कितने भी क्वेश्चन आओ कोई मायने नहीं रखता। यह है कि पूरे 100 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, वैल्यू वो रखेगा। तो मित्रों बॉटनी जूलॉजी का जो बेस है वो है सेल, कोशिका से पूरा जीवन बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको सेल पढ़ूंगा, सेल की बारी स्ट्रक्चर बताएंगे, पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिट वाइज टॉपिक शुरू कर देंगे। तो अभी आपका जो फर्स्ट पार्ट में 8 नंबर टॉपिक है, देखो पार्ट फर्स्ट के अंदर टॉपिक नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर मिला होगा आप लोगों को, वो हेडिंग लगाओ। सबसे पहले तो देखो मित्रों थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो नोटबुक निकालो, पढ़ना शुरू करते हैं। मित्रों हमेशा ध्यान रखना, क्लास की बात रेगुलर घर जाके डेली रिवीजन करना, और डेली पढ़ोगे तो आपका बर्डन खत्म हो जाएगा और लास्ट तक पूरी बायोलॉजी पढ़ने में सिर्फ 2 से 3-4 घंटे लगेंगे और पूरा रिवीजन हो जाएगा। और वो तब होगा मित्रों जब रोज का रोज पढ़ा हुआ होगा। तो डेली रिवीजन मस्ट है। आपको कोई भी दिक्कत आए क्लास के बाद पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हो। पर चलती क्लास में पूछोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि प्रॉब्लम एक ही होती है, बाकी सब बैठे बैठे फिर उसका चेहरा देखते रहते हैं। ऑनलाइन वालों जो बैठे हैं ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी दिक्कत रहती है, वो बैठे वेट करते रहते हैं मास्टर आगे कब पढ़ाएगा कब पढ़ाएगा। तो ये कुछ समस्याओं को देखते हुए अपन को चलना है। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहली कोशिश तो ये रखेंगे कि दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी देखो सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, कईयों को समझ में आ सकता है, कईयों को नहीं आता है। 100% कभी भी सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है, बट हम कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं मित्रों। शुरुआत जो मैं कर रहा हूं आपसे, वो अपना टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है मित्रों, जीव विज्ञान, या जिसको अपन क्या कहते हैं मित्रों, बायोलॉजी। मित्रों बायोलॉजी क्या होती है, जीव विज्ञान क्या होती है, ध्यान रखना। ये विज्ञान की एक क्या है मित्रों, शाखा। क्या है मित्रों, एक ब्रांच। और शाखा है जिसमें किसका अध्ययन करेंगे मित्रों, जिसमें मित्रों चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, जीवित एंड मृत जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवित जीव और मृत जीव दोनों प्रकार के जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी शब्द का मतलब हुआ, बायो का मतलब हुआ जीव, लॉजी का मतलब हुआ स्टडी, अध्ययन करना। तो जीवों का जो अध्ययन किया जाता है वही कहलाता है बायोलॉजी। शब्द आपको पता होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कहीं पे भी जैव शब्द लिखा मिले, हिंदी में जैव, इंग्लिश में आता है बायो, उसका मतलब होता है जीवित जीव। और लेकिन बायोलॉजी होता है, इसका मतलब जीवित मृत सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन होगा। पहला पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा पॉइंट, एक बेसिक प्रश्न आता है कि सर फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है।
बायोलॉजी का पिता किसको कहते हैं? तो याद रखना अरस्तु, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। बायोलॉजी का पिता कौन है मित्रों? अरस्तु, या इसका एक नाम और याद रखना, एरिस्टोटल। कईयों को पढ़ा हुआ भी है भाई, ऑप्शन के अंदर अरस्तु आता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर अरस्तु नहीं मिला तो कौन होगा मित्रों? एरिस्टोटल। इसको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। याद रखना, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द, जीव विज्ञान शब्द, तो ये दिया था मित्रों, दो वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है, लेमार्क और ट्रेविरेनस। बायोलॉजी शब्द देने वाले का नाम क्या है? लेमार्क और ट्रेविरेनस। तो वापस, मैंने कुछ नहीं किया, एक शब्द अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन शुरुआत की कि मित्रों जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। कौन से? किसी प्रकार का जीव हो। और हमने कहा जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। और पिता कौन है? अरस्तु। नोट करो, हल्का सा परिचय। लिख दिया होगा, दो ही तो लाइन थी, कोई हाई फाई नहीं लिखा मित्रों। नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, जो जीव विज्ञान की अपन बात कर रहे हैं मित्रों, बायोलॉजी, जिसके अंदर आपका सिलेबस भी दो पार्ट में दिया है, तो याद रखना मित्रों, बायोलॉजी की खुद की वापस कितनी ब्रांच होती है? दो। बायोलॉजी जो होगी जीव विज्ञान, इसी की वापस कितनी ब्रांच होगी? दो शाखा होगी। कौन कौन सी? तो एक होगी मित्रों बॉटनी, और दूसरी होगी मित्रों जूलॉजी। तो याद रखना, बॉटनी और जूलॉजी दो प्रकार की शाखाएं होगी। बॉटनी को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलेंगे मित्रों? वनस्पति विज्ञान। और इसको क्या बोलेंगे? जंतु, या आजकल आप क्या नाम देते हो? प्राणी विज्ञान। अब याद रखना मित्रों, जो बॉटनी होगी, वनस्पति विज्ञान होगी, उसमें केवल और केवल किसका अध्ययन करेंगे? बॉटनी का, पेड़ पौधों का। और जो जूलॉजी होगी, उसमें किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का। देखो मित्रों, बेसिक इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि कई सारे मैथ के विद्यार्थी, तो उनको बायोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि बायो क्या है। तो बिल्कुल अपन इस तरह से लेकर चल रहे हैं कि जीरो लेवल से शुरू करेंगे और पूरा सब्जेक्ट के अंदर घुसेंगे। समझ गया? ऐसा लेके चल रहा हूं कि अभी हमें बायो में कुछ नहीं आ रहा है, शुरुआत से ही अपन करते हैं और धीरे धीरे सब्जेक्ट के अंदर घुसते रहेंगे। अब वनस्पति विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थियोफ्रेस्टस को। ये छोटा सा प्रश्न है मित्रों। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन होगा मित्रों? थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन होगा मित्रों? तो वापस वही होगा अरस्तु। ये भी थोड़ा सा नोट कर लो, एक छोटा सा प्रश्न। तो याद रखना मित्रों, जीव विज्ञान का पिता तो है अरस्तु ही, और प्राणी विज्ञान के पिता भी है अरस्तु, बट बॉटनी का पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये थोड़ा सा शब्द है जो आपको क्या रखना है मित्रों? याद। हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब हेडिंग लगाओ सेल स्ट्रक्चर। ये तो थोड़ा सा बायोलॉजी का अपने क्या लिया मित्रों? परिचय। कोशिका, सेल। लिखो मित्रों, कोशिका, सेल। सेल की शुरुआत करते हैं। याद रखना मित्रों, इसमें मेन पॉइंट अपने क्या क्या होंगे डिस्कस के लिए। एक तो इसके अंदर होगा आपका मित्रों सेल वॉल। किसको पढ़ेंगे इसके अंदर? सेल वॉल को पढ़ेंगे। एक इसके अंदर अपन पढ़ेंगे किसको? सेल मेम्ब्रेन को।
एक इसके अंदर किसको पढ़ेंगे, तो याद रखना प्रोटोप्लाज्म। किसको पढ़ेंगे मित्रों? प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर दो भाग हो जाएंगे, एक हो जाएगा साइटोप्लाज्म और एक हो जाएगा आपका सेंट्रल, या अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा मित्रों? न्यूक्लियस, या आप हिंदी में पढ़ते हो तो क्या कहेंगे इसको, केंद्रक। और इसके अंदर हो जाएंगे आपके सेल ऑर्गन, कोशिका अंग पढ़ेंगे, और लास्ट के अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा सेल डिवीजन। तो ये अपना पार्ट रहेगा इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि अपने एग्जाम के अंदर यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मित्रों, सेल के इंट्रोडक्शन से आ सकते हैं, सेल वॉल से आ सकता है, सेल मेम्ब्रेन से आ सकता है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म और केंद्रक से आ सकता है, और सेल डिवीजन स्पेशल आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन। तो इसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल के परिचय की। बात करें सेल। देखो इधर मित्रों, बात अपन किसकी कर रहे हैं, कोशिका यानी कि सेल। याद रखना, सबसे पहला प्रश्न दिमाग में आता है, व्हाट इज द सेल, कोशिका क्या है। तो लिखो, जीवों के शरीर की संरचनात्मक, जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो कोशिका किसको बोलेंगे मित्रों, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ढंग से सुनना वापस, यहां पर कितने शब्द आए हैं, दो। कौन कौन से मित्रों, एक आया है संरचनात्मक और दूसरा आया है क्रियात्मक यानी कि फंक्शन। अब आप कहोगे सर संरचनात्मक इकाई इसको क्यों कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। मित्रों, कोई भी जीव होगा, चाहे मैं भी क्यों नहीं हो, पूरे शरीर का जो निर्माण होता है वो एक सिंगल कोशिका से होता है। पूरे शरीर की बॉडी बनती है कैसे, याद करो, सबसे पहले होते हैं मेल गैमेट और क्या होते हैं मित्रों, फीमेल गैमेट। मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों का मिलना कहलाता है निषेचन। क्या कहलाता है मित्रों, फर्टिलाइजेशन। याद है, पढ़ा था आप लोगों ने। और निषेचन की परिणाम स्वरूप प्रारंभ में कोशिका बनती है जिसको अपन नाम देते हैं युग्मनज। क्या नाम देते हैं मित्रों, जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। ये प्रारंभ में कितनी सेल होगी मित्रों, एक कोशिका होगी। इसके अंदर विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो कोशिकाएं समूह बना के काम करेगी, और कोशिकाएं समूह बना के काम करेगी तो कोशिकाओं का समूह होता है मित्रों, वो कहलाता है टिश्यू। क्या कहलाएगा मित्रों, उत्तक। तो सबसे पहले सिंगल सेल बनेगी, सेल से उत्तक बनेंगे, फिर लगातार उत्तक बनते रहेंगे क्योंकि लगातार सेल डिवीजन चलता रहेगा, और उत्तक मिलकर के उत्तकों का जो ग्रुप बनेगा मित्रों, समूह, वो आपके क्या कहलाएगा, ऑर्गन। क्या कहलाएगा मित्रों, अंग कहलाएगा। और लगातार अंग भी बनते रहेंगे, अंगों का समूह होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सिस्टम यानी कि तंत्र, और तंत्र मिलकर क्या बनेगा, बॉडी यानी कि शरीर। तो मित्रों, सबसे पहले जो अपने बॉडी का निर्माण हुआ वो किससे हुआ, एक सिंगल सेल से हुआ कि नहीं हुआ। पूरे शरीर का निर्माण होता कि नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है संरचनात्मक इकाई, क्योंकि पूरे जीवों के शरीर की संरचना जो बनती है वो किससे बनती है, कोशिका से। आया समझ में। अब एक बेसिक जानकारी आपको मैंने दे दी। कई बार आपसे पूछ ले व्हाट इज द टिश्यू, कई बार आपसे पूछ ले कि उत्तक क्या है। देखो, उत्तक की कई शर्तें होती है, वो सब बातें अलग है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट,
उत्तक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, एक कोशिका में का समूह, एक दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ। उत्तक शब्द आते ही कम से कम ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि कोशिकाओं का समूह उत्तक का निर्माण होता है। कई बार कहते हैं सर ऑर्गन क्या है, अंग किसे कहते हैं, तो कहेंगे भाई ग्रुप ऑफ टिश्यू, बहुत सारे अंग मिलकर के जब एक काम को करते हैं तो अंगों का समूह क्या कहलाता है, तंत्र, सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे ये तो आपके सामने मेरा पूरा शरीर है, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, फलाना तंत्र, ये बहुत सारे सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे अंग है, पाचन का अंग, श्वसन का अंग, अलग अलग सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन है। ऑर्गन के अंदर टिश्यू है और टिश्यू के अंदर सेल है। तो बताओ पूरे शरीर का निर्माण चाहे कोई भी जीव हो, हमारा भी हो, किससे हुआ, सेल से हुआ कि नहीं हुआ। तो पूरा शरीर का जो आधार हुआ, जो बेस हुआ, जो निर्माण हुआ, वो सेल से हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है, संरचनात्मक इकाई। तो मित्रों ये बेसिक सी लाइन नोट कर लो ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कई बार सीधा प्रश्न, हालांकि बहुत कम चांस है इतना लो प्रश्न, पर भरोसा नहीं, और बेसिक तैयार करके चलना जरूरी भी है। लिख दिया होगा। देखो हमने अब तक टॉपिक को सिर्फ शुरुआत की है। सबसे पहले मैंने कहा अपना जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसमें जीवों का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान शब्द दिया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। और जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हो गई, 2, बॉटनी और जूलॉजी, और दोनों का बेस जीव है। और जीव का पूरा शरीर किससे बना, सेल से, क्योंकि पूरे शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई है वो कौन होता है, कोशिका। मित्रों संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं ये मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया सबको क्यों कहते हैं, इसका आंसर दे दोगे ना। क्योंकि पूरा शरीर किससे बनता है, सेल से। जैसे देखो मित्रों ये दीवार है, अपने आसपास दीवार है, इस दीवार का निर्माण किससे हुआ, एक छोटे से ईंट, एक छोटे से पत्थर से हुआ कि नहीं हुआ। उस पत्थर को, ईंट को जोड़ जोड़ के इतनी बड़ी दीवार का निर्माण, इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो गया। तो इसकी संरचनात्मक इकाई क्या होगी, वो ईंट, वो पत्थर। ठीक उसी प्रकार से इतनी छोटी कोशिका जिसको बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उससे इतने बड़ी शरीर का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको बोला गया संरचनात्मक इकाई। दूसरा शब्द भी डिस्कस कर दो। दूसरा शब्द क्या है मित्रों, फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो देखो इधर किसी भी क्रिया को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में हम कोई भी काम करेंगे तो कार्य करना ही तो क्रिया है। हम कुछ भी क्रिया करते हैं मतलब हम कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा, एनर्जी। और एनर्जी कहां से आती है, भोजन से, श्वसन से। पहले लेंगे भोजन, फिर आएगी ऑक्सीजन, होगा ऑक्सीडेशन, श्वसन क्रिया होगी। याद करो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा। तो एटीपी क्या है, शरीर में बनने वाली ऊर्जा को मापने की इकाई। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ेंगे अपन वापस, अभी हल्का सा परिचय बोल रहा हूं, ढंग से सुनना। मेरा सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास का एक ही उद्देश्य है, बेसिक बातों को तैयार करना, बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे आज ये सेल क्या है, उत्तक क्या है, तो बायो के अंदर ये शब्द बार बार आते रहेंगे, तो आपको इन शब्दों का अर्थ दिमाग में सेट होना चाहिए। तो मित्रों एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है, कोशिका में। तो बताओ ऊर्जा कहां से आ रही है, कोशिका से आ रही नहीं आ रही है, और ऊर्जा क्रिया करा रही नहीं करा रही है, इसीलिए इसको क्या बोला, क्रियात्मक इकाई। तो कुछ नहीं किया मैंने मित्रों, दोनों शब्दों को समझाने का प्रयास किया कि व्हाट इज द सेल, कोशिका क्या है। तो डेफिनेशन है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई।
आई समझ में? बढ़े आगे। नेक्स्ट मित्रों, बात अपन किसकी कर रहे हैं? सेल की। किसकी कर रहे हैं? कोशिका की। ढंग से सुनना, समझना और बाद में लिखना। कोशिश करना कुछ याद हो जाए। हुआ याद कुछ कुछ? और होगा ध्यान जब आप बोर्ड पे रखोगे। चाहे कोई भी हो, आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, ढंग से सुनना पड़ेगा। मित्रों, मैं आके 2-4 बातें कर दूं, फालतू डायलॉगबाजी कर दूं, वो सब कुछ आता है, बट अपन सीरियस होके यहां पढ़ने आए। अपन एक ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। और आप साइंस के विद्यार्थी हो, और याद रखना साइंस का विद्यार्थी हमेशा सीरियस होता है। आर्ट्स वाले होते तो फिर भी उनको जोक नहीं सुने तो ए मास्टर कोई काम को नहीं पढ़ाता ही नहीं, केवल कचकच करके चला जाता है। मित्रों, यही अगर क्लास में अगर कांस्टेबल में लूंगा तो मेरा वे पूरा अलग होगा, क्योंकि आप लोग हमेशा ध्यान रखना साइंस की मेरिट हमेशा ऊपर रहती है, क्योंकि साइंस में विद्यार्थी या तो 100% पढ़ेगा या बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, बीच का विद्यार्थी नहीं होता है। इसलिए मैं सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट अपने सिलेबस से रिलेटेड बात करेंगे। अपन कोई तकलीफ तो नहीं? पढ़ना तो है ना? जोश के साथ आए हो ना? और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है कि मुझे इस बार किसी हालत में सर्विस लगानी है, और वो तभी होगी मित्रों जब हम पढ़ेंगे और हमारे प्रश्न सही होंगे, और बिना पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। मित्रों, कोशिका, इसकी सबसे पहले खोज करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक। किसको जाता है मित्रों? और रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था लगभग 1665 ईस्वी। याद रखना मित्रों, साइंस के अंदर सन नहीं पूछे जाते हैं आजकल, ज्यादा सन पे टाइम खराब नहीं करना। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट जरूर लिख देंगे अपन, जैसे मैंने लिख ही दिया, बट याद रखना टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं अपने यहां पर। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? तो का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? रॉबर्ट हुक। बट आपसे पूछ ले सबसे पहले कोशिका को देखा किसने? तो याद रखना देखने का श्रेय जाता है मार्सेलो। मार्सेलो मेलपिगी को। कोशिका को सबसे पहले देखा किसने? मार्सेलो मेलपिगी। अरे बाद में लिख देना, मैं तो इसलिए लिख रहा हूं कि आपको शब्द दिख जाए। केवल बोलने से क्या होता है, कई बार शब्द मिस हो जाता है आपके, तो आप साथ साथ सुनते रहोगे और देखते रहोगे तो शब्द आपके आगे आते रहेंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो देखो इधर, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की और देखा किसने? मार्सेलो मेलपिगी ने। और इन्होंने इसको कहा था, देखकर क्या कहा था मित्रों? यूट्रिकल। याद रखना, कोशिका को सबसे पहले देखा था मार्सेलो मेलपिगी ने, और इसको नाम दिया था यूट्रिकल, या सेक्यूली भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। यूट्रिकल शब्द कहा था, और सेल शब्द जो दिया था मित्रों वो दिया था रॉबर्ट हुक ने। याद रखना, ये जो आपका है वैज्ञानिक, कौन सा? रॉबर्ट हुक। कौन सा वैज्ञानिक की बात करें अपन मित्रों? रॉबर्ट हुक ने एक आपने नाम सुना होगा कॉर्क सेक्शन। कॉर्क, और कॉर्क का मतलब होता है मित्रों लकड़ी का टुकड़ा। उसके अंदर एक नॉर्मल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से, लाइट माइक्रोस्कोप से देखा तो इनको यहां पर छोटे 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 क्या नजर आए? चैम्बर, छोटे छोटे कक्ष नजर आए, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। और इन कक्षों को इन्होंने शुरू में कहा था, किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। क्या कहा था मित्रों? सेल्यूला। क्या कहा था? सेल्यूला। और सेल्यूला से फिर धीरे धीरे शब्द बन गया सेल। तो याद रखना, सेल शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल की खोज भी श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को ही। बट सेल को सबसे पहले देखा किसने? मार्सेलो मेलपिगी ने। और क्या कहा था? यूट्रिकल। और ये जो है सेल के बारे में, ये जानकारी हमें इनकी एक पुस्तक से मिलती है, और उस पुस्तक का नाम है मित्रों माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है पुस्तक का? माइक्रोग्राफिया पुस्तक।
तो कोशिका क्या है ये तो समझ में आ गया, जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। इसको सबसे पहले देखा किसने, मार्सेलो मेलपिगी ने। क्या शब्द दिया था कोशिका के लिए इन्होंने, यूट्रिकल। बट खोज का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। किसके द्वारा खोजा था, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोप से, बिल्कुल सिंपल वाला। और इन्होंने शुरुआत में इसको क्या नाम दिया, छोटे छोटे कक्ष चैम्बर सेलुला, और सेलुला से फिर शब्द बन गया सेल। याद हुआ कुछ, नोट करो। आपकी आईडी तो चैट आईडी तो यही है, बट ये उस क्लास में आशीष सर वाली ने चला दी। हमारे पास शेड्यूल आया था कि 8 बजे टीवी बहन का ये कमेंट क्या है, मेरे नहीं चल रहा है ना। ओके, हाँ हो गया मित्रों, याद हुआ कुछ कुछ, बढ़े आगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मित्रों ढंग से ध्यान रखना, आप लोग साइंस के तो आपको अच्छे से पता है कि मैंने कहा कॉर्क सेक्शन मतलब लकड़ी का टुकड़ा, जो बोतल पे ढक्कन वगैरह अपन काम में लेते हैं उसको कॉर्क ही कहते हैं। और कॉर्क का मतलब हुआ लकड़ी का टुकड़ा, और लकड़ी मतलब हुआ मृत। सीधी सी बात है, जब हम लोग कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लेंगे उसमें कोशिका देखेंगे तो कैसी होगी मित्रों, डैडी होगी, सीधी सी बात है। तो बताओ रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले कोशिका खोजी ये कैसी थी, डेड सेल थी। इसलिए अगला प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो नेक्स्ट लिखो लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज। और मित्रों जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूरा लिखना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लिखो मेरे साथ साथ भले ही, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की थी मित्रों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। यह भी माना जाता है मित्रों, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, इन्होंने सबसे पहले वर्षा के पानी में, बरसात के पानी के अंदर देखा था सूक्ष्म जीवों को, और वो जीव था मित्रों जीवाणु। क्या जीव था, जीवाणु या बैक्टीरिया। बट यहां ध्यान रखना मित्रों, इन्होंने जो सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा उसको ल्यूवेनहॉक ने क्या कहा, ल्यूवेनहॉक ने कहा था ये छोटे छोटे क्या है, एनिमल क्यूली। क्या कहा मित्रों इन्होंने, एनिमल क्यूली। और बाद में जीवाणु नाम दिया गया था। जीवाणु नाम इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने तो उनको क्या नाम दिया था, एनिमल क्यूली के छोटे छोटे एनिमल्स से। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसके अंदर की थी, वर्षा के पानी में। क्या थे वो जीव, बैक्टीरिया या क्या थे मित्रों, जीवाणु, जिसको ल्यूवेनहॉक ने क्या कहा, एनिमल क्यूली। याद रह जाएगा, तो याद रखना इन्होंने बैक्टीरिया को क्या कहा था, एनिमल क्यूली। नोट करो, एनिमल क्यूली कहा था, याद रखना अच्छे से। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, जीवों को सबसे पहले एनिमल क्यूली किसने कहा, या ल्यूवेनहॉक द्वारा बैक्टीरिया को खोज के समय क्या कहा। और ये लगभग किया था मित्रों, इसका थोड़ा सा सन लिख दो भले,
1674, ये दो याद रखना, फर्स्ट 1674, 1674 ईस्वी के अंदर खोजा गया था बैक्टीरिया को। तो मित्रों प्रश्न ऐसे भी बन गया कि बताओ सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो भी लीवेनहॉक ही होगा। अब याद रखना लीवेनहॉक पूरा याद रखना, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ऐसा आ जाता है ए लीवेनहॉक, बी लीवेनहॉक, एफ लीवेनहॉक, समझ गए ना, तो आता हुआ भी फिर वो एक समस्या हो जाता। तो या तो पूरा लिख दो एंटोनी वॉन, और एंटोनी वॉन पूरा याद नहीं हो तो एवी लीवेनहॉक, कई बार लिखा हुआ भी मिलेगा आपको एवी लीवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा, और सबसे पहले जो जीवित कोशिका खोजी गई थी वो क्या था प्यारे विद्यार्थियों, बैक्टीरिया, और उसको नाम क्या दिया गया, एनिमल क्यूली। अब थोड़े से मैं कुछ फैक्ट दिखा देता हूं बेसिक जानकारी के लिए। लिखते हैं फैक्ट, लिखो स्टडी ऑफ सेल, कोशिका अध्ययन, कोशिका अध्ययन। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है मित्रों, साइटोलॉजी, लिखो साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। हो जाएगा, फैक्ट है, याद है और पहले से आता है ये तो। और साइंस के विद्यार्थी को अगर ये नहीं आता तो फिर क्या आता है, सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने क्या बोला, आज की क्लास होगी बेसिक क्लास, जिसमें बेसिक जानकारी दी जा रही है आपको, और जो जो क्लासें आगे बढ़ती जाएगी अब हम टॉपिक के अंदर घुसते जाएंगे। एकदम मैं हाईफाई ले लूं तो आपको भी कुछ समझ में आने वाला नहीं। और याद रखना एग्जाम में प्रश्न कैसा भी आ सकता है, छोटे से छोटा और 12th लेवल तक पूरा, 12वीं लेवल स्तर होगा अपना, तो जितना भी हम लोग आपको पढ़ाएंगे वो पूरा अपना 12th लेवल होगा, 12वीं लेवल तक स्तर की बातें करेंगे। यही लैब असिस्टेंट का सिलेबस भी है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा जो फैक्ट है वो लिखो, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका। और सबसे छोटी जो कोशिका होगी वो होगी प्यारे विद्यार्थियों माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा, पूरा नाम है। क्या नाम है, यहां लिख दो, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा, पूरा नाम, एम गैलीसेप्टिमा लिख देते हैं कई बार, तो माइकोप्लाज्मा भी पूरा याद होना, क्योंकि अपन अब जनरल नहीं पढ़ रहे, अपन एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। दूसरा, इसका एक नाम और लिखो मित्रों, कई बार इसको आपके लिखा हुआ मिल सकता है, PPLO। ये भी किसको कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को। इसका पूरा नाम भी लिख दो मित्रों, लगे हाथ, प्यूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे इसको, प्यूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो कोशिका अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका जो होती है मित्रों, उसको आकार के आधार पर मैं आपको विभाजन फैक्ट लिखा रहा हूं, जिसमें सबसे छोटी कौन है आकार में, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा, या इसी को कहा जाता है PPLO। भाई इसको जब देखा था तो ऐसा माना गया कि प्यूरल है, द्रव के जैसे हैं, और कैसे मित्रों, निमोनिया के लाइक, निमोनिया के जो जीव होते हैं उसकी तरह है, तो नाम दे दिया निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया के जैसे जीव। और इनको पादप जगत का जोखर भी कहते हैं। कई बार आ जाए ना, पादप जगत का जोखर किसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं। तो एक लाइन और लिख दो नीचे नोट करके, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोखर भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोखर भी कहते हैं। कि मित्रों पादप का जोखर उपनाम दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब तक सबसे छोटी हो गई,
अब लिखो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे बड़ी सेल है मित्रों वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग का क्या है मित्रों, अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, इसको कहा जाता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। दूसरा ध्यान रखना मित्रों, बड़ी हो गई छोटी हो गई, तो लिखो लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कोशिका। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी मित्रों, और ये होगी प्यारे विद्यार्थियों आपकी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। लिखो मित्रों तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है न्यूरॉन, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन के अंदर नर्व सेल नहीं लिखकर क्या लिख दे, न्यूरॉन। तो बात तो वही हुआ, एक न्यूरॉन, एक नर्व सेल को एक न्यूरॉन कहा जाता है। छोटी हो गई, बड़ी हो गई, लंबी हो गई। याद भी हुआ थोड़ा थोड़ा, कुछ फैक्ट है, पढ़ना तो आपको एक बार वापस पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। मित्रों मैंने जो छोटा बड़ा लंबा लिखाया वो ओवरऑल था। स्पेशल पूछ ले, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्पर्म, शुक्राणु। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ओवम, अंडाणु। ये भी दोनों फैक्ट लिख दो। देखो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका वो होगा मित्रों आपका स्पर्म या शुक्राणु। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सा होगा मित्रों? शुक्राणु, या हम इसको क्या कहते हैं? स्पर्म। छोटी हो गई तो बड़ी लिखो, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, और वो हो जाएगा मित्रों आपका अंडाणु, या हम इसको क्या कहते हैं? ओवा। छोटी हो गई, बड़ी हो गई, अब लिखो पादपों के अंदर, प्लांट का पूछ सकते हैं अपन को, तो लिखो पादपों में सबसे छोटी कोशिका, पादप में सबसे छोटी, पादप में सबसे छोटी कोशिका, और वो होती है मित्रों माइक्रो सिस्ट्स एल्गी। माइक्रोसिस्ट एल्गी एक शैवाल है जो एक कोशिकीय है और आकार में सबसे छोटा है। किसके अंदर? पादपों के अंदर। ओवरऑल तो कौन है? माइकोप्लाज्मा। सभी संसार के जीवों में तो छोटा माइकोप्लाज्मा। स्पेशल प्लांट का पूछ ले सबसे छोटा कौन है? और आपको पता है शैवाल जितनी भी होती है, अधिकतर शैवाल को किसमें सम्मिलित किया गया? ब्रायोफाइटा के अंदर। ब्रायोफाइटा एक क्या है मित्रों? पादपों का समूह है। जो बायोलॉजी के उनको तो समझ में आ गया होगा ब्रायोफाइटा क्या है, बट मैथ्स वालों के लिए दिक्कत हो सकता है। तो मित्रों आप लोगों को थोड़ी विशेष फोकस करना पड़ेगा बायो के ऊपर जो मैथ्स के हैं। और मैं सीधा सीधा आप देख लो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं, फालतू बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए सिलेक्शन। किसी भी हालत में हमें अपना सिलेक्शन करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। और उत्कर्ष में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए आते हो। मेरे हिसाब से यह मजा करने के लिए आप लोगों ने पैसे नहीं दिए। दिए हो क्या? सीरियस होना एकदम, सभी एकदम एक्टिव होना। तो मैंने भी केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट बात की, ना तो अपन फालतू बात इधर उधर की करेंगे। अब मैं कह दूं मैं ऐसा न मैं ऐसा, उसे आपको क्या करना है? अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बोले कैसा भी हूं, कोई काम कर नहीं। और अगर आपका सिलेक्शन होता और याद होता है तो अपन सब कुछ है। तो हमारा एक ही टारगेट होता है, किसी भी हालत में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए कम समय के अंदर। और वो तभी होगा जब हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करें। तो मित्रों ध्यान रखना, पादपों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? माइक्रोसिट्स। लिखो पादपों में सबसे बड़ी कोशिका,
पादपों में सबसे बड़ी कोशिका। और में तो प्लांट के अंदर सबसे बड़ी जो सेल है, सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है एसिटाबुलेरिया। क्या नाम है? एसिटाबुलेरिया। अब मित्रों आपसे कभी घुमा फिरा के ये पूछ लिया, एसिटाबुलेरिया भी एक एल्गी है, सवाल है एसिटाबुलेरिया। घुमा फिरा के ये पूछ लिया कि बताओ सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कौन सा है, तो आप आंसर क्या दोगे? वापस सुनना मेरा प्रश्न है, मेरे हिसाब से आपको प्रश्न ढंग से सुना ही नहीं दिया। मेरे सब तो सही आ रहे हैं ना एकदम? अभी तो पहली क्लास है, एकदम ही सही आएंगे। धीरे धीरे जो जो बढ़ता जाएगा शाम तक अभी थोड़ी होगा ऐसा। शब्द एकदम स्पष्ट आ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना? मैंने पूछा लार्जेस्ट प्लांट ऐसा जो सिंगल सेल है, मतलब सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कौन है? लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। तो ये को देखो, सबसे बड़ी कोशिका मतलब कितनी सेल हुई? एक हुई ना। तो सबसे बड़ा पादप एक कोशिकीय कौन हुआ? एसिटाबुलेरिया। घुमाया जा सकता ना शब्दों को, बस ये समझ में आ गया तो आपका सिलेक्शन समझ लो पहुंच गए। कारण बताता हूं, मैं जैसे टीचर क्या करते हैं, जैसे मान लो एग्जाम में प्रश्न आता सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कौन सा है, तो मैं इस प्रश्न को जब देखूंगा पेपर सॉल्व कराते समय, तो मैं सीधा सोचूंगा ये तो मैंने लिखा रखा है। मेरे दिमाग में क्या सेट होगा? वाह, ये तो क्लास का क्वेश्चन मेरा बच्चा आराम से किया होगा ना मेरे दिमाग में। अब आपको यह पता नहीं चला कि यही सबसे बड़ा पादप है, और आप कहेंगे सर मास्टर ने पता ही नहीं क्या है। तो मित्रों आजकल के पेपर के अंदर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का भी यूज करना पड़ेगा। बातें वही होगी बट उनको घुमाया जाएगा, फिराया जाएगा और फिर पूछा जाएगा। जैसे अभी मैंने पूछ लिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कौन है, तो ये तो है एसिटाबुलेरिया। और मित्रों एक कोशिका सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ा पादप होना एक कोशिका में। अब सबसे छोटा एक कोशिकीय पादप कौन है? माइक्रोसिस्टिस। अब तो समझ में आ गया ना, घुमाना फिराना बात वही है, बस उसको शब्दों का फेर किया जाता है। नेक्स्ट देखो मित्रों, सबसे पहले हमने पढ़ा कोशिका क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसमें की? कॉर्क के अंदर। इसकी जानकारी किससे मिलती है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक से। हुआ याद? उसके बाद हमने कहा कि मित्रों ये सेल थी डेड, इसलिए मृत कोशिका की खोज करने का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। सॉरी, जीवित कोशिका को खोज करने का श्रेय जाता है ए.वी. ल्यूवेनहॉक को। इन्होंने सबसे पहले जो जीवित कोशिका खोजी वर्षा के पानी में, वो था बैक्टीरिया और नाम दिया था एनिमल क्यूली। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा, जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग भी कहते हैं। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। और मानव शरीर में सबसे छोटी शुक्राणु, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंडाणु, और हमने साथ साथ बात की पादपों में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोसिस्ट, और पादपों में सबसे बड़ी कोशिका एसिटाबुलेरिया। क्या याद हुआ? तो आप कहते हैं ना सर हमें याद नहीं होता है। हो रहा है ना? अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ओनली शब्दों पे है कि नहीं है? यही कारण होगा हम घर पे भी पढ़ते समय अगर दूसरी चीजों को दिमाग से निकाल दें और सिर्फ ये देखें कि अब मुझे करना क्या है, ये याद करके उठना है, तो याद होगा। मैं इस क्लास में घुसने से पहले मैंने तय करके आया कि जितना पढ़ूंगा उतना मैं जब निकलूं तब याद होना चाहिए।
हो रहा है? यहां से निकलूंगा तो आपको याद तो होगा। हाँ, एक चीज आपको जरूर करनी पड़ेगी और वो होगा रिवीजन। याद करने के लिए दोहराना पड़ेगा। मित्रों, मैं दिन में 50 बार पढ़ाता हूं, लेकिन अगर मैंने भी रिवीजन नहीं किया तो मेरे अंदर भी सुधार नहीं आएगा। ये मनुष्य है और मनुष्य का दिमाग, हम साइंस वाले हैं तो हमें अच्छा पता है, गुड रिवीजन गुड रैंक। याद करो, मैं आपको आज मिला, कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा, यानी कि रोज अपना अपना सामना होगा। शाम को मार्केट के अंदर मैं आपको कहीं दिख जाऊं तो आप दूर से कह दोगे ये तक वही मास्टर सुबह अपना माता खा रहा था। कहोगे कि नहीं कहोगे? अच्छा, कई सालों बाद आप सर्विस लग गए, किसी स्कूल में चले गए और कई सालों बाद अचानक अपनी मुलाकात होती है, तो क्या आप देखते मुझे पहचान लोगे? नहीं। आपको सोचना पड़ेगा इस आदमी को कहीं देखा है, दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा। तो मित्रों, अगर रिवीजन नहीं हो तो हम मनुष्य को भी भूल सकते हैं, तो ये तो पढ़ाई है। आया समझ मेरी बात? इसलिए रिवीजन बहुत मस्ट है। अब लिखो मित्रों, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था मित्रों? मित्रों, इसका सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया था, विचार प्रस्तुत किया था तदरोचित नामक वैज्ञानिक ने। विचार तो दिया था तदरोचित ने लगभग 1824 में, पर मैंने कहा ना, सन से कोई मतलब नहीं है। विचार प्रस्तुत किया सेल थ्योरी होनी चाहिए, बट इसको देने वाला, प्रस्तुत किया और वो थे मित्रों स्लाइडेन और स्वान। तो ये ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत दिया किसने? तो आंसर हो जाएगा, दिया मतलब समझ गए ना, प्रस्तुत किया। देने का श्रेय किसको जाता है? स्लाइडेन स्वान को। बट विचार देने का श्रेय किसको जाता है? और याद रखना, कोशिका सिद्धांत का समर्थक कौन है? इसको देने में समर्थन किसने दिया था? क्या आप कह रहे हो वो सही है? समर्थक भी पूछ लेते हैं, क्योंकि अपन तो अब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ये अगर कांस्टेबल की बात होती, एक जनरल साइंस की बात होती, तो हम सिर्फ इतना लिखता, देने वाला स्लाइडेन स्वान, खत्म। लेकिन हम सब्जेक्ट में पढ़े तो हमने दो चीजें एक्स्ट्रा कर दी। अरे मित्रों, आप कोई भी चीज पढ़ोगे, कंकाल तो वही होगा ना, उसके अंदर बढ़ाना घटाना होगा क्लास के हिसाब से। अब ये क्लास सब्जेक्ट की हुई तो हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, वहां घटाना शुरू कर देते। आया अंतर समझ में? वहां सिर्फ हो जाता सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान, खत्म, आगे चलो। फैक्ट टू फैक्ट यहां पूरी बात करनी पड़ेगी। अब याद रखना मित्रों, इसका समर्थक है रुडोल्फ विर्चॉफ। कौन है समर्थक? रुडोल्फ विर्चॉफ। और रुडोल्फ विर्चॉफ का एक कथन है जो बहुत बार कंपटीशन के अंदर पूछा गया है, और वो है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। लिखो। तो बात अपन कर रहे हैं किसकी? सेल थ्योरी की, कोशिका सिद्धांत की। लिखा होगा तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका सिद्धांत दिया किसने? स्लाइडेन और स्वान। प्रस्तुत करने का विचार किसने दिया? तदरोचित ने। कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके समर्थक कौन है?
देखो मित्रों, तीन वैज्ञानिक और तीनों का अलग अलग रोल है। विचार देने वाले अलग हैं, इसको प्रस्तुत करने वाले अलग हैं, और प्रस्तुत करने के बाद इसका सपोर्ट करने वाले, समर्थक करने वाला अलग है। और ओमनी सेलुला ई सेलुला लिखाना, इसके नीचे, ये तो एक लैटिन भाषा में कथन है, इसका अर्थ लिखो नीचे हिंदी में। अर्थ लिखो, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। अर्थ है इसका, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। नई कोशिका किससे बनती है? पुरानी कोशिका से। और यह कथन आया था आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2018। यह प्रश्न आया, लिख दो। रिपीट हो गया तो सिर्फ उत्तर टिक करना रहेगा। 2018 जनवरी के अंदर हुई थी, पिछली बार हुई थी ना एक जनवरी के अंदर एग्जाम, बहुत हाई फाई चर्चा में रहा था, लोग टंकियों पे चढ़े थे, याद करो वो पल, जयपुर वाली बात है। उस एग्जाम में प्रश्न आया था कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, यह कथन किसका है? उत्तर था रुडोल्फ विर्चॉफ। किस्मत यह रही कि कथन भी हिंदी में पूछा। अगर ओमनी सेलुला ई सेलुला पूछता तो और भी कंफ्यूजन हो सकता था, उन्होंने सीधा पूछा। और कोशिका के सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन आए। एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे आगे आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, ताकि पुराने क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए तो यह साथ साथ आते रहे। कोई दिक्कत? तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसको अपन कल डिटेल से देखेंगे। ओके, अभी आपको जाना नहीं है, 10 मिनट रुकना है। मैडम थोड़ा सा ऐप के बारे में बताएगी, ताकि लाइव क्लास आप ऐप में कैसे देखें उसके बारे में आपको अभी चर्चा हो जाए। ओके, थैंक यू।